माय सुकून, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सबके कमेंट्स पढ़े मैंने और जितने भी पॉजिटिव कमेंट आप लोग दे देते हो ना, आप लोग को कोई आइडिया नहीं है कि आपका एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए कितना काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं प्यारी प्यारी बातों के साथ शादी एक पनिशमेंट के एपिसोड को। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि सब कुछ जो कि उथल पुथल मच चुका था। एक तरफ अंश की भी ज़िंदगी और दूसरी तरफ नायरा की ज़िंदगी में। नायरा का डर ये था कि कृष को सब कुछ पता चल चुका है, जिसके बारे में वो ज़्यादा कुछ भी नहीं जानती। उसे नहीं पता था कि कृष क्या है क्या नहीं। हाँ, मगर उसे इतना ज़रूर समझ में आ गया था कि वो भी अंश से बहुत ज़्यादा डरता है। वहीं दूसरी तरफ अंश के लिए परेशानी वाली बात यह थी कि सम्राट को सब कुछ पता चल चुका है और अगर गलती से भी इस बारे में शालिनी जी को इत्तला किया गया तो उनके ऊपर क्या गुजरेगी। उनकी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही तो शख्स था जिस पर वो आंख बंद करके भरोसा करती थी और वो था उनका अपना बेटा। और अगर अपने ही बेटे के बारे में इस तरह की बातें उन्होंने सुन ली तो उनके माइंड पर कितना इफेक्ट पड़ेगा, यही सोच करके अंश के दिमाग में बहुत घबराहट महसूस हो रही थी, जिसकी वजह से वो अपनी माँ के कमरे में ही आज पूरी रात बिताने का फैसला लेते हैं, क्योंकि अब उस लड़की का जल्दी मिलना और ज़्यादा ज़रूरी हो चुका था। इससे पहले सम्राट सब कुछ शालिनी जी को बताए, अंश खुद ही उस लड़की के मुंह से सारी बातें उगलवाना चाह रहे थे। रात भर आज वो अपनी माँ के साथ ही बिताते हैं। लगभग सुबह के 3:30 बजे थे, तभी बार बार उनके फ़ोन पर कोई कॉल कर रहा था, जिससे डिस्टर्ब होकर के शालिनी जी जो धीरे से अपनी आंखें खोलती और फिर अंश से कहती हैं, बेटा तुम्हारा फ़ोन बज रहा है। लेकिन अंशु अपनी माँ के साथ जब भी सोते थे उन्हें इतनी गहरी नींद आती थी कि 2-3 बार उठाने से तो उनकी नींद ही नहीं खुलती थी। बार बार यूं ही इस तरह से शालिनी जी के बोलने पर अंशु अपनी आंखें खोल कर कहते हैं, क्या हो गया है? अब सुबह सुबह क्यों उठा देती है मुझे? वहीं ये सुन करके शालिनी जी जो हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती हैं, बचपन से तुम्हारी आदत है सुबह उठने की, मैं उठा देती हूँ तो तकलीफ होती है? हाँ। ये सुन करके अंशु अपनी आंखें अच्छे से खोलते हुए अपनी आंखों पर अपना हाथ रब करते हुए कहते हैं, को पता है ना आपके साथ सोता हूँ तो नींद नहीं खुलती, अब क्या हो गया बताइए। शालिनी जी जो फ़ोन अंश के हाथ में थमाते हुए कहती हैं, ये देखो कोई तुम्हें याद कर रहा है सुबह सुबह, पता नहीं किसका कॉल है। वहीं अंशु कहते हैं, आप भी फ़ोन उठा सकती थी। सोचा तो मैंने कि खुद ही कॉल उठा लूँ, लेकिन अब तुम्हारा फ़ोन उठाना मुझे मुनासिब नहीं लगा, इसलिए। अंश अपनी मॉम की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्या सुनना चाह रही हैं मेरे मुंह से? कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको पता हो ना मेरे बारे में, फ़ोन उठा सकती थी आप। तभी शालिनी जी हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती हैं, अब पता नहीं किसकी नींद 3:30 बजे तुम्हारी वजह से खुल गई हो, ऐसे फ़ोन उठा करके मैं किसी लड़की से। कि तभी अंश फ़ोन उठाते हुए अपने कान पर फ़ोन लगा चुके थे और जैसे ही दूसरी तरफ की आवाज़ उन्हें सुनाई देती है वो तुरंत ही अपनी मॉम को स्पीकर पर फ़ोन करके आवाज़ सुनाते हुए कहते हैं, ये देखिए यही है आपकी होने वाली बहू, जिसके बारे में आप तभी से सोच सोच करके मुस्कुराए जा रही हैं। तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, पागल हो गया है क्या, नशे में? उस आदमी की आवाज़ सुनकर के शालिनी जी तुरंत ही अंश के हाथ से फ़ोन छीन करके अपने कान के पास लगाते हुए कहती हैं, अर्जुन तुम इतनी सुबह सुबह? दूसरी तरफ से अर्जुन जो कहते हैं, अरे मैं उसको आधे घंटे से कॉल कर रहा हूँ, कहाँ है वो, मुझे लेने भी आ रहा है या नहीं? शालिनी जी के लिए तो बहुत ही ज़्यादा सडन मोमेंट था, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि अर्जुन घर आ रहे हैं। इस घर में जितना प्यार अंश को मिलता था उससे कहीं ज़्यादा प्यार तो अर्जुन को मिला था। अब अर्जुन थे ही ऐसे शख्स जो कि सबके गुड बुक्स में हमेशा फर्स्ट पर रहते थे। चार्मिंग पर्सनैलिटी, सबको हंसाना, सबके साथ काफ़ी अच्छे से रहना, या यूं ही कह लें कि अंश के बिल्कुल ऑपोजिट। शालिनी जी जो खुश होते हुए पूछती हैं, कब आ रहे हो, मतलब कब तक पहुंचोगे इंडिया? अर्जुन तो कहते हैं, बस पहुंचने वाला हूँ, जैसे लैंड करूँगा मुझे मुझे वो शख्स मेरे सामने चाहिए, वरना मैं तुम्हारे सारे बाल चल दूँगा, बता रहा हूँ अंश। अंश अपने बालों पर अपना हाथ फेरते हुए कहते हैं, शट अप, मैं क्यों तुम्हें लेने जाऊँ? तभी शालिनी जी जो अंश से कहती हैं, अरे वो इतनी दूर से आ रहा है, तुम उसके दोस्त हो बेटा, तुम नहीं जाओगे तो कौन जाएगा, जाओ लेकर आओ मेरे बच्चे को। इस बात पर अर्जुन तो खुश हो गए थे, मगर अंश के लिए अब थोड़ी सी, लेकिन अब अंश के लिए परेशानी वाली बात है, वो अपना सुकून छोड़कर भला किस तरह से अर्जुन के लिए इतनी मेहनत करने वाले थे। वो दोबारा से अपनी मॉम के लैब पर लेटते हुए कहते हैं, मैं कहीं नहीं जा रहा। तभी अर्जुन जो कहते हैं, क्यों नहीं जा रहे हो, क्यों नहीं आ रहे हो? इस बात पर अंश थोड़ा फ्रस्ट्रेट होते हुए कहते हैं, तुम क्या हो दुल्हन हो, डोली में लेकर आना है तुम्हें, बारात लेकर आऊँ तुम्हें लेने के लिए?
सुबह सुबह एक तो मूड खराब कर दिया आवाज़ सुनाकर, ऊपर से मैं राज को लेने भी जाऊं। शालिनी जी कहती हैं, अब मैं बता रही हूँ, अब मुझे गुस्सा आ रहा है अंश। उसको परेशान मत करो, जाओ लेकर आओ उसे, इतनी लंबी सफ़र से आ रहा है वो। मैं अंश भी फ्रस्ट्रेशन में उठते हुए कहते हैं, जो हुक्म आपका। एक काम करो, मुझे ना बगल वाले घर में भेज दो और इसे गोद ले लो आप। मुझसे ज़्यादा अपना तो ये बना फिरता है। और वह फ़ोन लेकर के तुरंत ही अपने कमरे में लौट जाते हैं। अंश अभी भी फ़ोन को डिस्कनेक्ट नहीं किए थे। दूसरी तरफ से अर्जुन जो कहते हैं, सोचा दिवाली तेरे साथ मनाओ, इसीलिए तो आ रहा हूँ। और तू है कि तभी अंश उनकी असली फितरत को समझते हुए कहते हैं, तू मेरे साथ दिवाली मनाने आ रहा है? झूठ है। दूसरी तरफ से अर्जुन भी उसी लहजे में कहते हैं, अभी तक तो बहुत याद आ रही थी, बहुत बुला रहा था, कब आ रहा है इंडिया, अब आ रहा हो तो प्रॉब्लम हो रही है। भैया अंश कहते हैं, मुझे पता है ना तो किस वजह से आ रहा है, इसी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। इस बार अनु को नहीं बुलाने वाला मैं दिवाली फेस्टिवल में। तभी अर्जुन जी कहते हैं, दिवाली तो आज ही है ना, और अनु तो आज आने ही वाली होगी। इसे अच्छा लगेगा मुझे उससे मिलकर। अब जब सब कुछ तुझे पता ही है कि मैं दिवाली तेरे साथ नहीं बल्कि उसके साथ मनाना चाहता हूँ, तो चुपचाप से अच्छा बच्चा बन कर के आ जा अपने जीजा जी को ले जाने। और वैसे भी सारे बहुत इज्जत करते हैं जीजा जी की, तुझे भी करनी चाहिए। चल मैं फ़ोन डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। अभी अंश इधर से कुछ बोलते तब तक फ़ोन उस तरफ से डिस्कनेक्ट हो चुका था। अंश फ़ोन को बेड पर गुस्से में पटकते हुए कहते हैं, बेवकूफ़ जीजा का बच्चा। अब उन्हें मजबूरन तैयार होकर के एयरपोर्ट जाना ही पड़ता है। वैसे अंश और अर्जुन के बीच हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती थीं, मगर ये बात सब लोग अच्छे से जानते थे कि अंश और अर्जुन के बीच कितनी ज़्यादा क्लोजनेस है। वो लड़ाई करने के बावजूद एक दूसरे की बहुत फिक्र करते थे। अगर उनमें से कोई एक भी परेशान होता तो दूसरे को तकलीफ होना शुरू हो जाती थी, लेकिन ये बात कभी वो एक दूसरे से कहते नहीं थे। अंदर ही अंदर तो अंश को काफ़ी खुशी हो रही थी कि अर्जुन आ रहे हैं, लेकिन ये बात वो अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने देते। एयरलाइंस की फ़्लाइट जो कि रनवे पर आकर रुकी थी और थोड़ी देर बाद पैसेंजर्स उतरना शुरू होते हैं। थोड़ी देर के सारे फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करते हुए अब फाइनली अर्जुन जो एग्जिट गेट पर पहुंचे थे। अंश अपनी गाड़ी के बोनट के पास टिक करके खड़े अर्जुन को ही देखे जा रहे थे, और अर्जुन जो आसपास के सारे लोगों में अंश को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी अंश ने यह देख तो लिया था कि अर्जुन काफ़ी परेशान है, लेकिन उन्होंने एक बार भी अपना हाथ उठाकर वेव नहीं किया। फाइनली थोड़ी देर बाद जाकर के अर्जुन की नज़र अंश पर पहुंचती है, जिसे देखते हुए अर्जुन ने अपना दांत पीस लिया था। वही अंश जो दूर से ही उन्हें देख करके हल्का हल्का स्माइल कर रहे थे। अर्जुन आकर के अपने ब्रीफ केस को ऑलमोस्ट उनके ऊपर मारते हुए कहता है, पकड़ इसे। 3 मिनट से वहीं पर खड़ा हूँ, ये नहीं कि एक बार हाथ हिला दें या फिर चिल्ला दें। तभी अंश जो कि उसके चेहरे की तरफ अपना हाथ बढ़ा करके उसके गाल को खींचते हुए कहते हैं, आई साइट कमज़ोर है तो चश्मा लगाया करना, कॉन्सेंट्रेशन हमेशा तेरी ख़राब ही रही है। मुझे लगा था कि बड़ा होकर के सुधर जाएगा, लेकिन नहीं। अर्जुन आकर के पैसेंजर सीट पर बैठते हैं और फिर आराम से लीन होकर के अंश की तरफ देखते हुए कहते हैं, हाँ मुझे भी कोई शौक नहीं तेरी तरह एक्स्ट्रा स्मार्ट बनने की। अरे दूर सफ़र करके आ रहा हूँ तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, लेकिन तेरी गलती है। हाँ तू जा कर के मिलना नहीं चाहिए था। बाकी के लोगों को देखो कैसे जाकर के एक दूसरे के साथ हगी हगी कर रहे थे, और एक तू है। अंश गाड़ी ड्राइव करते हुए काफ़ी तेज़ स्पीड बढ़ा करके अपने घर की तरफ रवाना हो गए थे। अर्जुन के मुंह पर सिर्फ एक ही नाम बार बार सुन करके अंश पकते हुए कहते हैं, बस कर जा, शांत हो जा, तू भूल जाता है मेरी बहन के बारे में बात कर रहा है। साले थोड़ी तो शर्म कर ले। अर्जुन जज्बात पर उनकी तरफ ही घूमकर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहते हैं, वैसे आ तो रही है ना वो? आएगी कैसे नहीं, मैं बात कर लूँगा आंटी से। जब उन्हें पता चलेगा ना कि मैं सऊदी अरब से सिर्फ उनके साथ दिवाली मनाने आ रहा हूँ, मेरी सासू माँ मान जाएंगी। इस बार तो पूरी प्लानिंग के साथ आया हूँ, मॉम डैड से पहले ही बात कर लिए। आज नहीं तो कल शादी के बाद भी कर लेंगे वो लोग। इस बात पर अंश को थोड़ी हंसी आ जाती है और वह हंसते हुए बोलते हैं, और तुझे लगता है कि मैं तेरी शादी उससे होने दूंगा? लाखों में एक है मेरी बहन, तेरे जैसे लड़के से तो ना, बिल्कुल नहीं। अर्जुन भी बस इस बात पर हल्का सा मुस्कुरा दिए थे, क्योंकि उन्हें भी पता था कि अंश सिर्फ उन्हें चिढ़ाने की और परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। सुबह के लगभग अब 5:30 बज चुके थे जब तक वो लोग अपने मेंशन पहुंचे थे। ऐसे घर के अंदर एंटर होने की बात होती है, अंश तुरंत ही अर्जुन से कहते हैं, ओह इधर कहाँ?
तेरा घर उधर है। बेटा जी अपने घर में घुसो, अभी तक ये ससुराल आपका बना नहीं है, जब बनेगा तब आना तू। लेकिन अर्जुन की आदत थी, वो जब जब अपने सऊदी अरब से वापस इंडिया लौटते थे सबसे पहले उनका मिलना जो कि उनके दादी दादा यानी कि सावित्री जी और जयचंद्र से होता था। अब उनके तो ग्रैंड पेरेंट्स थे नहीं, जिसकी वजह से सावित्री जी और जयचंद्र का ही प्यार उनके लिए दादा दादी के समान था। वहीं वो पीछे मुड़कर अंश की तरफ देखते हुए कहते हैं, जीजा जी के सामान उठाकर लेकर आइए, तब तक मैं चला दादी के पास। उठ तो गई होंगी ना वो। जैसे ही वो दहलीज पर अपने कदम रखे थे, सामने इस वक्त पूजा की थाल लिए सावित्री जी इधर उधर घूम रही थी और भगवान के लगे आसपास के फोटो को देख करके आरती उतार रही थी। तभी पीछे से उन्हें हल्का सा धक्का महसूस हुआ था, जिससे वो भी डिसबैलेंस होती, लेकिन तब तक अर्जुन ने उन्हें थाम लिया था, बिल्कुल किसी हीरोइन की तरह। उनकी कमर पर अर्जुन का हाथ था और वो जो पीछे की तरफ ऑलमोस्ट झुकी हुई थी। पूजा की थाल अभी उनके हाथ से गिरती, लेकिन उसे दूसरे हाथ से अर्जुन ने ही थाम रखा था। ये नज़ारा देख करके जैसे ही अंश अंदर की तरफ पहुंचे थे, वो जोर जोर से खांसने लगते हैं और वहीं जयचंद्र जो एकदम से अपना मुंह खोल करके देखे जा रहे थे, अंश उनके ठीक बगल में आकर खड़े होते हुए कहते हैं, मुझे लगता है आपका पत्ता कटने वाला है। और फिर वो थोड़ा तेज चिल्लाते हुए कहते हैं, सही लग रहे हो तुम दोनों, I mean, आप दोनों। अनु ये फोटो देखेगी तो काफ़ी खुश हो जाएगी। अर्जुन भेजूं उसे क्लिक करके। तभी अर्जुन जो दादी को ठीक से खड़ा करते हुए उनके सीने से लगते हुए कहता है, दादी इसको समझाओ ना, मारते क्यों नहीं हो आप इसे, कितना परेशान करता है मुझे। सावित्री जी जो उसके सर पर अपना हाथ टैप करते हुए कहती हैं, वो किसको परेशान नहीं करता, उससे तो पूरी दुनिया परेशान है सिवाय उसकी अपनी माँ के। तभी अर्जुन जी कहते हैं, नहीं और भी कोई है जिससे काफ़ी पसंद है उनके भाई। अंशु अपने हाथ में लिए की को उंगली पर घुमाते हुए कहते हैं, और मेरे लिए वो दो काफ़ी हैं। पूरी दुनिया का प्यार तुम्हें मुबारक हो। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, मुझे परेशान मत करना। तभी अर्जुन जो पीछे से चिल्लाते हुए कहते हैं, क्यों जलन हो रही है मुझे प्यार मिलता देख करके? अभी तो आपकी मॉम के पास भी जाना है मुझे, फिलहाल दादाजी से मिल लूँ। शालिनी जी अब थोड़ा थोड़ा चलना शुरू कर दी थी और वो भी अब नहा कर तैयार हो चुकी थी। नायरा ही उनको तैयार करके अभी बाहर की तरफ ले जाने के लिए आगे बढ़ी थी कि तभी अचानक से अंश दरवाज़ा खोलते हैं। वो ऑलमोस्ट जाकर के अभी नायरा के सर पर लड़ता, लेकिन वो जैसे तैसे खुद को बचा ली थी। कदम पीछे करते हुए वो थोड़ा डिसबैलेंस होती है, लेकिन शालिनी जी जो उसको संभाल कर खड़ा करते हुए कहती हैं, अरे पैर में तो दर्द मेरे हैं, तुम क्यों गिर रही हो? अब जाकर के अंश का मूड थोड़ा ठीक हुआ था। हाँ, अर्जुन के आने से तो उनके दिल में खुशी थी, लेकिन नायरा को देखकर थोड़ा ज़्यादा खुशी मिलती है उन्हें। इस बात का शायद उन्हें एहसास नहीं था, लेकिन उनकी बॉडी और उनका दिल ये अच्छी तरह से समझता था। शालिनी जी अपने बेटे को इस तरह गुम देखकर उसके सामने चुटकी बजाते हुए कहती हैं, अर्जुन आ गया? ये सुनकर यंश अपना मुंह बनाते हुए कहते हैं, हाँ आ गया है और आपसे मिलने भी आ जाएगा। अब क्या उससे मिलने के लिए आप चलने जा रही हैं? नहीं मतलब मुझे याद करके तो कभी नहीं आई आप मेरे कमरे में। तभी पीछे से अंश के कंधे पर टैप करते हुए कहते हैं, क्योंकि तू अंश है और मैं अर्जुन, दैट्स द डिफरेंस ब्रो। और आंटी मुझे ज़्यादा प्यार करती हैं एज ऑलवेज। वही शालिनी जी जो कहती हैं, क्या बात है, अनन्या से मन हट गया क्या तुम्हारा? इस बात पर अर्जुन जो जल्दी जल्दी अपना सर ना मिलाते हुए कहते हैं, ऐसा कभी हो सकता है? मरने के बाद भी मेरी लॉयल्टी उसके साथ कभी ख़त्म नहीं होगी, वो तो मेरी है और हमेशा मेरी रहेगी। तभी शालिनी जी जो छूट में ही अर्जुन का कान पकड़ते हुए कहती हैं, तो फिर आंटी क्यों बुला रहे हो मुझे? वो तो मुझे आंटी नहीं बुलाती, मैं उसकी मामी लगती हूँ, तो तुम्हारी भी तो मामी लगूंगी ना। अर्जुन जो जोर से शालिनी जी को हक करते हुए अंश को दिखाते हुए कहते हैं, देखा इसे कहते हैं असली दोस्त। तेरे साथ तो मेरी वैसे नहीं जमती है, मैं तो सोच रहा हूँ आंटी जी के साथ ही मामी के साथ ही जमा लूँ। अंश को बहुत चिढ़ हो रही थी और वो अपने दांत पीसते हुए कहते हैं, जो मन चाहे वो जमाओ, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। वही शालिनी जी भी हल्का सा हंसती हैं। अंश को रोकना तो चाह रही थी, लेकिन अंश रुकते नहीं और वो पीछे पीछे हुए उनका जवाब देते हुए कहते हैं, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। शालिनी जी समझ गई थी कि अंश को इस वक्त काफ़ी गुस्सा आ रहा होगा, जिसकी वजह से वो नायरा से कहती हैं, बेटा जरा जा करके देखो, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। यहाँ नायरा की दुखदुखी तब से बड़ी हुई थी जब से यहाँ पर अंश पहुँचे थे,
क्रिश की बातें जो अभी तक उसके दिमाग में घूम रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस घर से क्या बोल करके निकले। उसे भी इस घर से जल्द बाहर निकलना था और ऊपर से शालिनी जी ने उसे ये बोल दिया कि वो अंश के कमरे में जाकर के अंश से जाकर पूछे कि उसे कोई चाहिए तो नहीं। नायरा को भी इस बारे में अच्छे से पता था कि अंश को तो सिर्फ वही लड़की चाहिए जो कि वो खुद है। वो क्या कर सकती थी, उसे ज़बरदस्ती अंश के रूम में पहुंचना ही पड़ता है, जहां अंश अभी अपने कपड़े उतार करके एक्सरसाइज करने का पोजीशन ले रहे थे। जब तक नायरा कमरे के अंदर पहुंचती है, अंश अपने पुशअप से स्टार्ट कर चुके थे। उन्हें इस तरह नीचे लेटा देख करके नायरा तुरंत ही हल्का सा पीछे होकर कहती है, आपको कुछ चाहिए तो नहीं? आप तो एक्सरसाइज कर रहे हैं, नहीं चाहिए होगा, मैं चलती हूँ। खुद ही सवाल करके खुद कंटिन्यू किए हुए कहते हैं, खुद ही सवाल करके खुद ही जवाब दे रही हो, कम से कम ठीक से पूछो तो सही मुझे क्या चाहिए। नायरा जो धीरे से अपने हाथ को ले जाकर अपने दिल पर रखते हुए खुद से कहती है, कुछ नहीं होगा, तू घूंघट में है ना, कुछ नहीं होगा, रिलैक्स। और फिर वो धीरे से कहती है, आपको क्या क्या चाहिए, मैं दे देती हूँ। तभी अंश जो खड़े होकर के नायरा से कहते हैं, टॉवेल लेकर आओ। नायरा जो हल्का सा अपना घूंघट उठाकर पीछे की तरफ मुड़ती है और फिर टॉवेल को ढूंढती है और फिर उसे छोटा सा एक टॉवेल मिलता है, जिसे ले जाकर वो जैसे ही अंश की तरफ आगे बढ़ाई थी, अंश उसका हाथ पकड़ करके उसे थोड़ा अपने करीब खींचते हुए कहते हैं, ये क्या मुझे क्यों दे रही हो? नायरा थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहती है, आपने ही तो मांगा था अभी अभी, बोला ना अभी आपने टॉवेल दो। वहीं अंश कहते हैं, इस टॉवेल से स्वेटिंग पोंछनी है तुम्हें। नायरा जो अपनी घूंघट को हल्का सा उठाती है जिससे उसका चेहरा ना दिखे, लेकिन जैसे उसकी नज़र अंश के एब्स और फिर धीरे धीरे उनके चेस्ट तक पहुंची थी, वो एकदम से अपनी आंखें सिकोड़ करके अपने चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए कहती है, पसीने तो हुए ही नहीं है ना, पूछूंगी क्या। अंश की हार्ट बीट जो थोड़ी बढ़ी हुई थी और उसके साथ ही उनकी ब्रीदिंग की स्पीड भी, जिसे महसूस करते हुए नायरा जो धीरे से कहती है, आपको भी इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है। वहीं अंश कहते हैं, हाँ आई थिंक यूर राइट, अभी तक तो ज़रूरत नहीं है मुझे, पर हो सकता है आने वाले वक्त में हो जाए, इसलिए तुम ये लेकर खड़ी रहना, ठीक है, जब तक मेरे पूरे पुशअप्स के काउंट्स कंप्लीट नहीं हो जाते, और काउंट भी करती रहोगी तुम। नायरा जी कहती है, पर मुझे घूंघट के अंदर से ठीक तरीके से दिखाई नहीं देगा तो। अंश कहते हैं, तो क्यों करती हो घूंघट, हटा क्यों नहीं देती? वैसे तुम्हें पता ना आज क्या है? नायरा जी कहती है, जी आज दिवाली है। भैया जी कहते हैं, एग्जैक्टली, दिवाली के दिन तो अपना चेहरा दिखाओगी ना तुम, या फिर आज भी घूंघट करके पूजा करने का इरादा है? तभी वो अपने मन में ही प्रार्थना करते हुए कहती है, हे कृष्ण कन्हैया, ऐसा कुछ ना हो, वरना दिवाली पर पटाखा फूटे ना फूटे, मैं ज़रूर फूट जाऊंगी। वो हल्का सा पीछे होते हुए कहती है, आप एक्सरसाइज करिए, जब पसीने होंगे तो बता दीजिएगा, मैं टॉवल दे दूंगी। आज दोबारा से अपनी पोजीशन लेते हुए कहते हैं, टॉवल दे नहीं दूंगी, उसका इस्तेमाल तुम खुद करोगी। वो बस नायरा को तंग करने की कोशिश कर रहे थे। बहुत सारे टेंशन्स के बीच अब नायरा भी वो शख्स बन चुकी थी जिसे देख करके अंश को न जाने क्यों अच्छा लगता था। वो सारी टेंशन्स एक पल के लिए भूल जाया करते थे जब वो उनके सामने आती थी। ऊपर से उसका यूं घूंघट लेना जो अंश को और ज़्यादा क्यूरियस करता था, उसके बारे में जानने के लिए, उसे देखने के लिए। अंश जो पेट पर लगे एक रॉड पर अपने दोनों हाथ को कसते हुए पुलअप्स मारते हुए लगातार नायरा की तरफ ही देखे जा रहे थे, और वहीं नायरा की नज़र जो फ्लोर से हट ही नहीं रही थी। लगातार वो बस टॉवेल को अपनी उंगलियों के इधर उधर घुमाए जा रही थी। भैया जो कहते हैं, तुम काउंटिंग कर रही हो या फिर मैं और कंटिन्यू करूं? तुम्हारी वजह से मैं तब से पुलअप्स मारे जा रहा हूँ और तुम की कुछ बोल ही नहीं रही हो, कुछ कहा था करने को भूल गई। तभी नायरा जो एकदम से अपने सर पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, वो मैं गलती से, सॉरी, मैं अब करती हूँ। नायरा को सिर्फ अंश के एब्स और उनके पैर दिख रहे थे, उसके ऊपर की बॉडी नायरा को नजर नहीं आ रही थी। अंश लगातार पुलअप्स मार रहे थे और नायरा उसे एक एक करके काउंट कर रही थी। इसी तरह से 49 और 50 पुलअप्स होते हैं, जिसमें अंश की बॉडी पर थोड़ी बहुत स्वेटिंग की बूंदें झलकना शुरू हो गई थी, और इसी तरह से वो थोड़ा देर पुलअप्स को और कंटिन्यू रखते हैं।
अब फाइनली उनके 100 पुलअप्स कंप्लीट हुए थे, जिसे वो तुरंत ही उतर करके नायरा के सामने आते हैं और फिर उसका हाथ ले जा करके अपने एब्स पर रखते हुए धीरे धीरे उसे रब करते हुए कहते हैं, स्वेटिंग हो रही है, काम शुरू करो तुम। उन्हें पता था कि इस वक्त नायरा को कितनी ज़्यादा घबराहट महसूस हो रही है सब करते हुए, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें नायरा को परेशान करने में बड़ा मज़ा आ रहा था। और वो जानबूझ करके उसके कान के पास आकर झुकते हुए कहते हैं, ऊपर तक। तुम्हारी नज़र ऊपर क्यों नहीं जा रही है? वेरी बैड। किसी मर्द को इस तरह सिर्फ नीचे देखना तो मुझे लगता है ये गलत तरीका है। किसी की बॉडी पर्सनालिटी अच्छी है उसका मतलब ये नहीं उसे ताड़ना शुरू कर दो तुम। नायरा जल्दी जल्दी अपना सर ना मिलाते हुए कहती है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही, मैं बस ऐसे ही मुझे आदत है अपना सिर झुका कर रखने की। ये सुनकर खुद ही अंश उसके सिर को ऊपर की तरफ हल्का सा उठाते हुए कहते हैं, हमेशा सिर उठा कर रहना सीखो। यहाँ पर तुम अपनी बदौलत जी रही हो, इवन किसी के भी सामने। सिर झुकाने का मतलब होता है कि तुम उसके सामने सरेंडर कर रही हो। इस दुनिया में डर कर रहना सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है। मेरी माँ बचपन में मुझे कहानी सुनाती थी और वो हमेशा कहती थी कि जब इंसान की मौत आती है तो फिर कोई भी उसे बचा नहीं सकता। तो जब मरने का डर है ही नहीं, फिर किस बात से घबराना। नायरा जो धीरे से बतबताती है, मुझे तो लग रहा है आज डर, कहीं ये दिवाली मेरी आखिरी दिवाली ना हो और इस दिवाली के दिन कहीं मेरा दिवालिया ना निकल जाए। उसकी हल्की हल्की आवाज़ सुन करके अंश को थोड़ा सा क्यूरियोसिटी होती है और फिर वो उसके होठों की तरफ देखते हुए कहते हैं, क्या तुम खुद से बातें करती हो? नहीं मतलब सामने इतना हॉट पर्सनालिटी का बंदा खड़ा है और तुम्हें खुद से बातें करनी है? इतनी सेल्फ ऑब्सेस्ड हो तुम? नायरा जो बस टॉवेल को ले जा कर के उनके मुंह पर उनके पसीने को पोंछने के लिए होती है, लेकिन वो ले जा कर के अंश की आंखों के पास से उस टॉवेल को रब करना शुरू कर देती है। वो दोनों हाथों से एक कर रही थी, तभी अंश जो घबराते हुए उसके हाथ को पीछे करते हुए कहते हैं, क्या कर रही हो? स्वेटिंग ऐसे नहीं, तुम्हें स्वेटिंग ड्राई करना नहीं आता? तभी नायरा जी कहती है, इसका कोई कोर्स नहीं होता और ना ही मुझे एक्सपीरियंस है, कैसे आएगा मुझे ये सब काम? मैं सिर्फ खाना बनाना जानती हूँ और कुछ नहीं। तभी अंश उसके नाजुक कलाइयों को देखते हुए धीरे से उसकी कलाई से अपना हाथ पकड़ करके टॉवेल लेते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं, मेरे साथ रहोगी तो बहुत कुछ सीख जाओगी। फ़िलहाल तुम जाओ, मॉम के लिए सूप तैयार करो, उनकी दवाई का टाइम हो रहा है। ये सुन करके नायरा तुरंत ही वहाँ से भागने के लिए होती है। वो भी गेट तक पहुँच करके गेट का दरवाज़ा खोलती, लेकिन तब तक अंश उससे कहते हैं, हैप्पी दिवाली। ये सुनकर ही नायरा जो एक गहरी सांस भरते हुए धीरे से कहती है, सेम टू यू। अब नायरा वहाँ से जा चुकी थी। वहीं अंशु खुद को शीशे में देखते हुए अपने स्वेटिंग को थोड़ा थोड़ा करके ट्राई करते हुए अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लेकर खुद को देखे जा रहे थे। उनका दिमाग जो पूरी तरह से सुन पड़ गया था, जहाँ हमेशा रफ्तार से उनका दिमाग इधर उधर भागता रहता कि उन्हें अब नेक्स्ट बिजनेस के लिए क्या यूज़ करना है, कौन सी स्ट्रैटेजी काम करेगी, कौन सी नहीं करेगी, किस तरह से लोगों को डांटना है और किस तरह से लोगों से काम लेना है, कंस्ट्रक्शन में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसे कैसे फेस करना है। उनके दिमाग में यही सब भरा पूरा रहता था। लेकिन आज उनका दिमाग एकदम से शांत पड़ गया था। सब कुछ अच्छा अच्छा सा लग रहा था। बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो अभी भी अंश की ज़िंदगी में थी, मगर उसके बावजूद भी सारी बातों को भुला कर के अंशु बस एक प्यारी मुस्कान अपने चेहरे पर ला दिए थे। और ऐसे ही वो बहुत ही कम मुस्कुराया करते थे। ऐसी मुस्कुराहट लाने की सिर्फ एक ही शख्स की हिम्मत होती थी और वो थी शालिनी जी। लेकिन अब इस मुस्कान की वजह कोई और भी बनता जा रहा था। इस बारे में अंश को कोई अंदाज़ा नहीं था कि अनजाने में ही नायरा उन्हें पसंद आने लगी है। उसकी हरकतें, उसके बात करने का सलीका और जो भी वो क्लमसी बन जाती है, उथल पुथल करके अपने काम को करती है, अंश के ऊपर बार बार सामान गिरा देती है, वो काफ़ी यूनिक लगी थी अंश को। तभी वो अपने सारे ख्यालों से बाहर निकलते हुए थोड़े गुस्से में कहते हैं, बोनस, दिवाली का बोनस देना है आज मुझे। अंश के लिए बाकियों के कंपैरिजन में दिवाली बहुत ही बोरिंग त्यौहार होता था, क्योंकि आज के दिन उनका अच्छा खासा रकम जो कट जाता था। अब इतने सारे एम्प्लॉयज़ को इतने सारे गिफ्ट वाउचर्स भी तो देने होते थे दिवाली के पर्पज़ पे। बोनस के नाम पे उनका अच्छा खासा लॉस होता था। यही सोच सोच करके अंश दोबारा से फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो गए थे और वो फ़ोन लगा देते हैं क्रश को, जिसकी इस वक्त हिम्मत नहीं हो रही थी कॉल उठाने की। इस वजह से
क्योंकि कल उसने नायरा का चेहरा देखा था, जो कि वही लड़की है जिसे अंश कब से इधर उधर ढूंढने की बात कर रहे हैं। लेकिन अब वो ज़्यादा देर तक तो उनके फ़ोन को इग्नोर भी नहीं कर सकता था। रिंग जो कि 3-4 बार बजता है और क्रिश जो मजबूरी में फ़ोन उठाते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग सर। क्रिश की आवाज़ सुनकर के अंश उससे पूछते हैं, क्या बात है, आवाज़ क्यों ख़राब लग रही तुम्हारी, ठीक तो हो? रो तो नहीं रहे? क्रिश कहता है, नहीं 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 सर, रोऊंगा मैं क्यों? वैसे आज का दिन तो आपके लिए है रोने वाला। मतलब आपका वो कटेगा ना अच्छा खासा वो। भैया जी कहते हैं, तुम्हारी आवाज़ में जब भी घबराहट मुझे सुनाई देती है मैं समझ जाता हूँ कुछ गड़बड़ है। क्रिश, क्या बात है? क्रिश कहता है, सर कोई बात नहीं है सर, सब सब ठीक है सर। वैसे भी दिवाली है तो बहुत काम किया हो ना सर, तो थक गया हूँ बस। आप बताइए सर, कैसे कॉल किया आपने? भैया जी कहते हैं, बोनस के बारे में बात करनी थी तुमसे। अपने जितना चला। अचानक ही उनकी बात को इस तरह से पलटता सुन करके कृष्ण कहता है, सर वो मैं सर वो मैं ढूंढ रहा हूँ सर। महेंद्र कहते हैं, कृष, तुम अपना काम ठीक से तो कर रहे हो ना? क्योंकि इतना वक्त तो मुझे किसी ऐसे शख्स को ढूंढने में लगता है जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ। अब तो तुम उस लड़की की शक्ल भी देख चुके हो, उसके बाद भी तुम्हें ढूंढने में इतना वक्त लग रहा है। वो सिर्फ पुणे में हो सकती है, तुम्हें ये बात अच्छे से पता है। तभी ऋषि कहता है, सर पुणे में नहीं, वो मुंबई। अंश उसकी बात को तुरंत ही कैच करते हुए कहते हैं, वेट व्हाट, मुंबई में है वो? गलती से क्रिश के मुंह से फ्लो फ्लो में निकल गया था और वो खुद ही अपने मुंह को दूसरे हाथ से दबाते हुए कहता है, अंश कहते हैं, क्या हो गया तुम्हें? क्रिश कहता है, सर वो एक्चुअली। अंश उसको बीच में इंटरप्ट करते हुए कहते हैं, तुम कर क्या रहे हो? तुम्हें प्रेशर आ रहा है कि बार बार क्रिश, मैं सीरियसली तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, उस लड़की का कुछ पता चला या फिर नहीं? क्रिश कहता है, सर आज आज शाम तक पता चल जाएगा सर, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अंश कहते हैं, हाँ ठीक है, वैसे मैंने बोनस के अंश आगे कहते हैं, और मैंने कॉल तुम्हें बोनस के सिलसिले पर किया था। आज किसी का भी बोनस कटना नहीं चाहिए, दिवाली सबकी अच्छी बीतनी चाहिए क्रिश। क्रिश कहता है, हाँ सर बिल्कुल, ठीक है सर। उस वैसे भी अंश की कंपनी का एक उसूल था, जो कि काम ठीक से नहीं करेगा उसके पैसे काटने में अंश कभी भी झिझकते नहीं थे। लेकिन आज उन्हें सबको खुश करने का मन कर रहा था, न जाने क्यों, शायद वो खुद खुश थे इस वजह से। वहीं क्रिश जो फ़ोन काट कर रखते हुए कहता है, आज किसी की दिवाली बहुत बुरी मनने वाली है। क्या होगा जब सर को पता चलेगा कि वो लड़की जिसे वो कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ रहे, वो नहीं, वो और मेरे मुंह से मुंबई भी निकल गया। अब मैं क्या करूँगा? सर को अगर शक हो गया मेरी बात पर तो। क्रिश का सोच बिल्कुल इस वक्त ठीक था, क्योंकि अंश इसी बारे में सोच रहे थे। मुंबई, वैसे मैंने ये क्यों नहीं सोचा? वो लड़की अगर पुणे में नहीं है तो वो मुंबई में भी तो हो सकती है ना। पुणे और मुंबई काफ़ी हद तक कनेक्टेड है एक दूसरे से। हो सकता है उसका मुंबई में कोई हो और वो छुपने की कोशिश कर रही हो। लेकिन फिर इस बारे में राहुल ने क्यों? बट ज़रूरी थोड़ी ना कि उस बेवकूफ़ को सब कुछ पता ही होगा। अभी वो इन्हीं सब सोच में गुम थे कि तभी उन्हें पीछे से कुछ महसूस होता है, जैसे कोई आकर के उनके ठीक पीछे बैठ गया। और तभी उनके पीठ पर एक हाथ पड़ता है, जिसे महसूस करते हुए अंश अचानक ही एकदम से गुस्से में आकर के उस आदमी का हाथ मोड़ करके उसके कमर के पीछे लगा करके उसकी गर्दन पर अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, तुम। लेकिन ये अर्जुन था, जिसे देख कर अंश तुरंत ही उसका हाथ छोड़ते हुए कहते हैं, तुम क्या चोरों की तरह मेरे कमरे में घुसना सीख गए हो? और ये आदत कब जाएगी तुम्हारी? अर्जुन जो अपने गर्दन पर अपना हाथ चलाते हुए कहते हैं, तुम्हारी आदत नहीं गई ना? सिर्फ सबको मारने के पीछे पड़े रहते हो। कमरे में कोई इंसान ही आएगा ना, जानवर की तरह मुझे पीटने का इरादा था? मैं तो सिर्फ तुम्हें ब्रेकफास्ट के लिए पूछने आया था। सब लोग ब्रेकफास्ट करें, मैंने सोचा कि तुम भी कर लोगे, लेकिन नहीं, तुम्हें तो प्यार, इसलिए तुम्हें प्यार नहीं मिलता अंश, क्योंकि तुम प्यार से ना कभी बात करना सीख ही नहीं सकते। हर वक्त सिर्फ हाथ पैर चलाना आता है तुम्हें। तभी अंश खड़े होते हुए अर्जुन की तरह देखते हुए कहते हैं, तो तुझे लगता है कि मैं प्यार नहीं कर सकता? हाँ। अंश की बात सुनकर अर्जुन अपना सिर हाँ मिलाते हुए अपने बाल को सेट करते हुए कहते हैं, एग्जैक्टली, सही सोचा तुमने। नीचे ब्रेकफास्ट लग गया, मॉम डैड भी आए यहीं पर, तुम्हें पूछ रहे थे इसलिए आया,
बुलाने के लिए खामखा आ गया, मैं भी बेवकूफ़ हूँ। गुंडे थे, गुंडे ही रह जाओगे तुम। और ये बोलकर वो बाहर निकल जाता है। महेश अपने सिर पर हाथ रब करते हुए कहते हैं, ओह लड़की पागल कर रही है मुझे। और फिर वो तुरंत ही क्रिश को टेक्स्ट करते हैं, उस लड़की की खोज मुंबई में भी जारी करो। मुझे वो लड़की किसी भी कीमत पर चाहिए। क्रिश, वो भी जल्द से जल्द। मेरे पास वक्त बहुत कम है। ऐसा उन्होंने टेक्स्ट कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ से जैसे ही टेक्स्ट क्रिश पढ़ता है, वो अपने सर पर पीटते हुए कहता है, अरे यार अब मैं जल्दी कैसे करूँ, कैसे बताऊँ कि जो लड़की वो ढूंढ रहे हैं वो उनके घर में है, और मैं भी तो उसे जानता हूँ। क्या करूँ, सर को बता दूँ? एक काम करता हूँ, अगर शाम तक वो लड़की उन्हें नहीं मिली तो वैसे भी सर मुझे तो पक्का मारेंगे, और एक ना एक दिन तो उस लड़की को सर के सामने आना ही है। शाम को जाकर सब कुछ बता देता हूँ। हाँ, कि जो लड़की घूंघट में अभी तक आपके ऊपर गरम दूध, करेला और पता नहीं क्या क्या गिरा रही है, वही लड़की है, वही लड़की है वो नायरा। अब कृष्ण ने भी ये डिसीजन ले लिया था। शाम की दिवाली की पार्टी में वो हमेशा अंश के साथ ही रहता था। कृष्ण की अपनी भी फैमिली, जो कि अंश की फैमिली के साथ थोड़ी क्लोज थी, और स्पेशली अंश के साथ वो भी दिवाली पार्टी में हमेशा उनके घर जाते थे। आज की पार्टी के बारे में सोच सोच कर ही कृष्ण के पसीने छूट रहे थे। वहीं दूसरी तरफ अंश जो शावर लेकर के कपड़े पहनते हैं और फिर नीचे आकर के बैठते हैं, जहां डाइनिंग हॉल में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। शालिनी जी जो इस वक्त खड़ी थी, लेकिन जैसे ही अंश आए थे, जयचंद्र जो खुद ही शालिनी जी से कहते हैं, बैठ जाओ तुम, वरना करके तुम्हारा बेटा सुबह सुबह सबका मूड खराब करेगा। यह सुन करके गायत्री जी जो हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती हैं, ऐसा बेटा, मतलब मुझे तो लगता है आपके नसीब बहुत अच्छे हैं शालिनी जी। ऐसा बेटा जो पूरी दुनिया से आपके लिए लड़ने को तैयार रहता है हमेशा। गायत्री जी भी हमेशा शालिनी जी को बहुत ही पसंद किया करती थी। सावित्री जी की वो भले ही इज्जत करती थी, लेकिन जब भी शालिनी के खिलाफ कोई भी बात होती थी तो गायत्री हमेशा बहनों की तरह शालिनी को सपोर्ट करती थी, और उनकी उम्र भी लगभग आस पास ही थी। वही जयचंद्र जो इस बात पर अपना सिर नाम मिलाते हुए कहते हैं, गलत कह रही हैं बेटा गायत्री। अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा बेटा होना बहुत खुशनसीब की बात है तो नहीं। अभी तक इतना बड़ा हो गया, लेकिन ज़रा भी फिक्र नहीं है कि हमारे इस घर में कोई भी बहू आएगी भी या नहीं, और आएगी तो कौन आएगी, हमारे घर का वंश आगे बढ़ेगा या नहीं। तब इस बात पर गायत्री जी तो कहती हैं, वैसे इसकी जिम्मेदारी तो आप लोगों की है ना, और बड़ा बेटा तो सम्राट है, तो शुरुआत तो आपको इससे करनी चाहिए ना। अब बुरा मत मानिएगा अंकल, लेकिन तभी सावित्री जी जो कहती हैं, सही कह रही हो तुम, शुरुआत तो सम्राट से करनी चाहिए, मगर उसकी तबीयत। जैसे भी सावित्री जी ने इतना बोला था, जयचंद्र जो उनको आंख दिखाते हुए कहते हैं, तबीयत उसकी काफ़ी बेहतर है, और शादी के बारे में हम सोच रहे हैं, लड़की भी हमने ढूंढ ली है। तभी सब लोग एकदम से चौकन्ना रह गए थे। वहीं इस बात पर अर्जुन जो जयचंद्र से पूछता है, दादू इतने छुपे रुस्तम निकल गया, मुझे तो इन्फॉर्म भी नहीं किया, वैसे लड़की कौन है? तभी जयचंद्र जो पीछे मुड़कर चरण सिंह का नाम चिल्लाते हुए कहते हैं, चरण, ज़रा उस लड़की को लेकर तो आना, अपने प्यारे पोते से मिलवाता हूँ उससे। पोते का मतलब उनसे अर्जुन का था, क्योंकि अर्जुन को वो वाकई में ही अपने पोते जैसे ही मानते थे। अंश से ज़्यादा प्यार तो अर्जुन ने पाया था जयचंद्र के हाथों। लेकिन ये सुनते ही अंश की मुट्ठी एकदम से कस जाती है, और वहीं शालिनी जी भी थोड़ा सा घबराने लगी थी। चरण सिंह जो ज़बरदस्ती नायरा का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, तुम्हें चलना होगा बिटिया। नायरा जो अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, नहीं, मैं नहीं जा सकती। अगर गलती से उन्होंने मेरा चेहरा देखने की बात कर दी तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी मुझसे, और मैं यहाँ इतना बड़ा हंगामा सह नहीं पाऊंगी। काका, मुझे वहाँ मत ले जाइए। तभी चरण सिंह जो एकदम से हैरान होकर नायरा की तरफ देखते हुए कहते हैं, चेहरा क्या मतलब है तुम्हारा चेहरा अगर वहाँ पर कोई देख भी लेता तो क्या दिक्कत है? का कोनो गलती हो गई है क्या तुमसे? तभी नायरा को ये याद आया था कि चरण सिंह को तो उसकी हकीकत पता ही नहीं है कि उसके साथ क्या क्या हो चुका है। भाई चरण सिंह जो कहते हैं, बताओ बिटिया, हमसे तो बताओ, तुम हमको अपना काका मानती हो ना, अपने बाप समान मानती हो, तो बताओ हमको। तभी बाहर से उसे दोबारा से आवाज़ सुनाई दी थी, जिससे चरण सिंह जो कहते हैं, अच्छा अच्छा हमको बाद में बताना, पहले अंदर चलो तुम। नायरा जो रोकने की कोशिश तो करती है, लेकिन चरण सिंह जो जयचंद्र की आवाज़ को नकार नहीं सकते थे, और उनको इग्नोर करना मतलब अपनी मौत को दावत देने समान था। और वह ज़बरदस्ती नायरा का हाथ पकड़कर सबके सामने से खड़ा कर दिए थे।
जैसे अर्जुन घूंघट की तरफ देखता है, उसकी नज़र तुरंत ही अंश पर जाकर ठहर जाती है क्योंकि अंश ने इस बारे में जिक्र किया था। वो घूंघट में रहती है, उसका नाम नायरा। अर्जुन को जैसे ये सारी बातें याद आती हैं, वो तुरंत ही अंश से पूछते हैं, ये नायरा राइट? अंश उस बात पर अपना सिर जो कि बस झुका लिए थे। वो कुछ बोल नहीं पाते क्योंकि इस वक्त बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और वो कोई तमाशा खड़ा नहीं करना चाहते थे। तभी सावित्री जी कहती हैं, लो, हमारा बड़ा पोता भी आ गया, आओ बैठो सम्राट। सम्राट अंश की तरफ देख करके एक कुटिल स्माइल पास करते हुए, एक आई विंक करते हुए कहते हैं, क्या बात है अंश, आज सबके साथ ब्रेकफास्ट कर रहे हो? और अर्जुन, सफ़र कैसा था तुम्हारा? अर्जुन ने बस अपने सर को हाँ मिला दिया था और एक फेक स्माइल पास कर दिया था। वो भी सम्राट को अच्छी तरह से जानते थे और ये भी जानते थे कि अंश और सम्राट की बिल्कुल नहीं बनती। तभी गायत्री जी उस लड़की की तरफ देखते हुए कहती हैं, अरे वाह, इस लड़की को तो मैंने देखा है। आंटी आपने भेजा था ना इसे मेरे घर पर अचार लेकर? मैंने पूछा था इससे कि इसने घूंघट क्यों किया है। तभी जयचंद्र जी कहते हैं, मर्यादित लड़की है, अब घर में काम करती है, इसका मतलब ये तो नहीं कि अपनी मर्यादा भूल जाएगी। वैसे हमने सिर्फ इसे काम करने के लिए रखा था ताकि हम इससे यहाँ के रीति रिवाज सिखा सकें, लेकिन हमें तो लगता है कि इस लड़की के हाथ का जो जायका है ना, वाह, इसे कुछ भी सिखाने की ज़रूरत नहीं है, पहले से ही बिल्कुल सही है हमारे सम्राट के लिए। कल तक तो बात कुछ और थी। ये सुनकर के शालिनी जी जो काफ़ी ज़्यादा दंग रह गई थी क्योंकि कल तो अंश ने बताया था कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। नायरा भी बहुत खुश थी। अचानक से ये सारी बातें सुनकर नायरा जो इधर उधर होने लगती है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा बेचैन होने के बावजूद भी चुप थी। उसे नहीं पता था कि अब उसको क्या करना चाहिए। चरण सिंह भी बस अपना सर नीचे किए हुए वहीं पर खड़े रह जाते हैं। तभी गायत्री जी पूछती हैं, इसका नाम क्या है? अंश को ये सब और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उनके हाथ को इस तरह कसता देख करके तुरंत ही अर्जुन जो उनके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, रिलैक्स, कुछ शुरू मत कर देना तुम नया। वैसे भी यहाँ पर माहौल बहुत ही सही है, हम आराम से इस बारे में बात करेंगे। तभी वो लड़की जो कुछ बोलती नहीं, जैसे गायत्री जी जो कहती हैं, तुम खुद ही बता दो बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? तभी चरण सिंह जो कहते हैं, इसका नाम नायरा है, नायरा सिंह, हमारे घर की ही लड़की है। ये सुनकर कि गायत्री जी तो कहती हैं, कहीं ये शादी लव मैरिज तो नहीं हो रही ना? मतलब मुझे माफ़ करिएगा अंकल, मगर आप लोग तो बड़े घराने में शादी, मुझे ऐसा लगा था। भाई सावित्री जी जो इस बात पर कुछ कहना तो चाहती है, लेकिन जयचंद्र जिनको रोकते हुए कहते हैं, शेखर ने हमें बहुत समझाया इस बारे में और उसने ये भी कहा है कि अब आजकल का मॉडर्न ज़माना है, अगर हम वक्त के साथ नहीं बदलेंगे तो फिर ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी हमारे बच्चों की। सम्राट को पसंद है ये लड़की और ये लड़की भी सम्राट को बहुत पसंद करती है। उसे संभालने के लिए नायरा जैसी ही कोई लड़की हमें चाहिए थे, इसलिए हम बहुत जल्द इनकी मंगनी करवाने वाले हैं। इस बात पर गायत्री जी जो कहती हैं, अरे वाह, अर्जुन के पापा भी आ जाए, इस बारे में तो हमें भी आपसे बात करनी थी, आपके घर की लड़की के बारे में। सावित्री जी और जयचंद्र जो इस बारे में काफ़ी पुराने टाइम से जानते थे कि अनन्या और अर्जुन को एक साथ मिलाना है और इसलिए तो वो काफ़ी पहले से ही अर्जुन को माना करते थे। वहीं अंश और ज़्यादा इन सारे नाटक को बर्दाश्त नहीं कर पाते। शेखर को भी काफ़ी गुस्सा आ रहा था कि अचानक से उनके अपने ही डैड ने इतना बड़ा फैसला ले लिया, वो भी बिना उन्हें कुछ बताए। अंश काफ़ी ज़ोर से अपने हाथ को टेबल पर मारते हुए पीछे की तरफ हो गए थे और तुरंत ही चेयर को पीछे खसकाते हुए वो वहाँ से निकल जाते हैं। वो आकर के स्विमिंग पूल साइड में खड़े हो गए थे जहाँ पर बहुत सारी डेकोरेशंस चल रही थी दिवाली पार्टी के लिए। पीछे पीछे अर्जुन भी आकर के अंश को संभालते हुए कहता है, यार क्या हो गया तुझे और तू इतना इमोशनल क्यों रहे? मैंने तो मजाक किया था, जिस हिसाब से तू चीज़ें बता रहा था मुझे लगा था कि तू उस लड़की को पसंद कि तभी अंश तुरंत ही अर्जुन की तरफ घूम कर ये काफ़ी गुस्से में कहते हैं, पसंद गया भाड़ में, किसी भी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद होते हुए कैसे देख लूँ मैं? सम्राट के हाथों अगर कोई भी लड़की, नो, मैं एक लड़की के साथ ये सब कुछ होने दिया था। उस वक्त मैं यहाँ पर नहीं था अर्जुन, लेकिन मेरे सामने ये सब कुछ हो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर वो लड़की चाहे मेरी पसंद की हो या फिर ना हो, इंसान होती हैं लड़कियाँ, कोई खिलौना नहीं।
जो मन चाहे उसे उठा करके कभी इधर दे दे तो कभी उधर दे दे। कल उसने साफ मना किया था कि उसे सम्राट से शादी नहीं करनी है। वहीं अर्जुन गुस्से को शांत करते हुए कहता है, आराम से भाई, हम इस बारे में बाद में बात करते हैं ना तुम्हारे दादाजी से। वहीं अर्जुन कहते हैं, कोई दादाजी वादाजी नहीं है वो मेरे, सिर्फ मेरे माँ के ससुर हैं, इसलिए मैं उन्हें झेल रहा हूँ। लेकिन अगर उन्होंने ये फैसला नहीं बदला तो उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है, और वो शख्स मैं ही रहूँगा जो उनकी ज़िंदगी को बर्बाद करूँगा। बहुत ज़िंदगियाँ बर्बाद कर ली उन्होंने। इस बात पर अर्जुन जो अपने सिर को हल्का सा नीचे की तरफ झुका लिए थे और अंश को साइड से करते हुए कहते हैं, हम सब ठीक कर देंगे, मैं हूं ना तेरे साथ, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा लेंगे हम। और याद है बचपन में जब भी कोई प्रॉब्लम फंसती थी हम मेस को एक साथ मिल करके संभालते थे, आज भी ऐसा ही करेंगे। लेकिन अंश इस बात पर अपने सिर को ना मिला दिए थे और वो खुद से कहते हैं, नहीं, इस बार चीज़ें मुझे अकेले ही हैंडल करनी है और मैं तुझे इन सब के बीच में नहीं ला सकता। तू मेरे कान के गुड बुक से हट गया ना तो तेरी शादी कभी भी अनु से नहीं हो पाएगी। तो उनके लिए अच्छा पोता बना रहे। मैं तो पहले से उन लोगों की नज़रों में जलील हो चुका, थोड़ा और बर्बाद हो जाऊंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आइए जानते हैं आने वाला एपिसोड में क्या होने वाला है। क्या वाकई में ही क्रिश आकर के सब कुछ बता देगा शाम तक नायरा की सच्चाई के बारे में? आइए जानते हैं उसके बाद क्या रिएक्शन होगा जयचंद्र का। आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए शादी एक पनिशमेंट सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।